हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में जो आज हमारा 10वां दिन है वो जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट सेक्शन से संबंधित है। आज हम एक प्रश्न उठाएंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे 250 शब्दों में, हमेशा की तरह। और यदि आप इस जो डिस्कशन है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक मेरा छोटा सा आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैंने 2019 की जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसका इंटरव्यू दिया है और हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आप पहले एक प्रश्न को देखें और आज आपका होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है। और ये जो चीज़ है जो मैंने आज आपसे पूछा ये बताएगी कि आपकी पढ़ाई की सीरियसनेस कितनी है। आपको ये अवश्य बताना है। जितने लोग वीडियो देखें वो कोशिश करें कि ये बताएं कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। और क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा आंसर लिखें तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य ऐसा करने का प्रयास करें, बताएं मुझे लोकेशन। तो प्रश्न पढ़ते हैं हम और जो ऐसे प्रश्नों का जो टिप्स है वो देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। पहला पार्ट, स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये दूसरा पार्ट। तो पहले आपको ये बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र की वहन संकल्पना क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है। फिर आपको बताना है ये जो संकल्पना है इसको किसी क्षेत्र का जो सतत विकास की योजना अगर बनाए तो ये समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है कि ये जानना कि ये जो संकल्पना है इसको समझा जाए। तो ये दो प्रश्न हैं इस संदर्भ में। अब आपको समझना है ऐसे प्रश्नों की खासियत। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए आप प्रश्न समझें, प्रश्न पूरा ओपन एंडेड प्रश्न है तो ये आपको एज प्रदान करते हैं। या तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे और सबसे अधिक नंबर ले आएंगे ऐसे प्रश्नों में। हो सकता है कि आपको 10 में से 7 नंबर मिल जाए और हो सकता है कि आप बिल्कुल जनरल आंसर लेके आएंगे और आपको 10 में से 2 नंबर मिल जाए, क्योंकि पूरा ओपन एंडेड प्रश्न है। कहीं नहीं कुछ बोला है, सीधे सीधे ही बोला है कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी आपको खुद के लॉजिक से समझाना है कि देखो इसलिए महत्वपूर्ण है, देखो इसलिए महत्वपूर्ण है, देखो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये आपको खुद के लॉजिक से समझाना है। इसमें कुछ एक्ट के बारे में नहीं पूछा है, कुछ रटाई रटाई चीज़ें नहीं पूछा है। तो आपको सीधे ये समझना होगा कि ये प्रश्न एज आपको दे सकता है अन्य प्रतियोगियों के ऊपर। फिर दूसरा, ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ग्राफ और इंडेक्स का उपयोग करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है, इंडेक्स बनाना है, केस स्टडी बनाना है। अभी हम देखेंगे ऐसे प्रश्न में, क्योंकि जब आपसे पूछा है कि संकल्पना का कहाँ उपयोग करते हैं हम नीति निर्माण में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कहीं ऐसी की गई है और आप अपने लॉजिक से, केस स्टडी से भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं प्रश्न को समझते हैं। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। अब देखिए भूमिका की बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरली हम क्या करते थे, प्रश्न पढ़ते थे, भूमिका हमारी क्या होती थी, या तो हम पृष्ठभूमि देते थे प्रश्न से संबंधित, या फिर हम क्या करते थे, कीवर्ड डिफाइन कर देते थे। 2 काम हम जनरली अभी तक हम भूमिका में करते हुए आए हैं। आपको यहाँ समझना है कि जो इस प्रश्न का कीवर्ड है, पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे इसने खुद ही पूछ दिया है कि आप इसको समझाइए। ठीक है, अब आपके पास चारा बचता है कि पृष्ठभूमि आप बताएं। अब ये बात समझें। अब दूसरी बात समझें, ये जो प्रश्न है वो आपको 250 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, आपके पास बहुत चांसेस नहीं है कि आप इधर उधर भटकेंगे। आपको सीधे टू द पॉइंट आके आंसर लिखना होगा। 250 शब्दों में है। और ये जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने अभी तक के 9 लेक्चर देखे होंगे आंसर राइटिंग के, तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि किस प्रश्न में भूमिका किस तरह से लिखनी है, किस प्रश्न में मुख्य भाग का वेटेज कितना होगा, मुख्य भाग में अगर 2 प्रश्न पूछे हैं, 3 प्रश्न पूछे हैं तो उनका वेटेज अलग अलग कितना होगा। तो ये चीज़ें आप अब धीरे धीरे अपने अनुभव से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो भूमिका है उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछता, सीधे सीधे ऐसे पूछता, बताइए किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते समय पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर एक प्रश्न ये पूछा होता, अब आपकी आवश्यकता होती कि आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है वहन क्षमता की वो समझाना। लेकिन यहाँ पर
वो जो संकल्पना है उसको एक पूरा पार्ट दे दिया गया है कि ले भाई इसको समझाओ, इसको एक्सप्लेन करो, एज अ पूरा पार्ट उठा के दे दिया गया है। आपको समझना होगा यहाँ पर जो वहन क्षमता की परिभाषा है इसका वेटेज भी बढ़ जाएगा, यानी करीब आपको 70 से 80 वर्ड्स में लिखना होगा। जब परिभाषित करने को नहीं पूछता, अलग से नहीं पूछा होता, तो हम क्या करते 25 से 30 शब्दों में एक एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा लिख के समझा देते। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बोला गया है कि समझाइए, तो आपको करीब 70 से 80 वर्ड का वेटेज यहाँ पर इस संकल्पना को भी अवश्य देना होगा। तो आपको ये समझें, और इससे ये हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे भूमिका को क्यों ना सीधे सीधे मुख्य भाग में ही शामिल कर लिया जाए। मुख्य भाग जो बात है, तो पहली पार्ट वही हो गई, पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना, इसको समझाना था। और दूसरा पार्ट, किसी प्रदेश की विकास योजना बनाते समय यह महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इस संकल्पना को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, ये 2 पार्ट। और निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि ये संकल्पनाएं किस तरह से भारत सरकार या फिर पूरा विश्व किस तरह से इन संकल्पनाओं के और काम कर रहा है, या कौन सी आपके दिमाग में कौन सी ऐसी योजनाएं, ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जो इस पारिस्थितिकी तंत्र की वहन संकल्पना को उद्घाटित करती हैं। तो टिप्स आपने देख लिया, अब हम चलते हैं आंसर पे सीधे सीधे। तो आंसर जो मैं मेन बॉडी रीडिंग करके समझाने से पहले आपको ये ग्राफ समझा देता हूँ जिसको मैंने बनाया, और ये ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। और ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आप इस ग्राफ को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि ये ग्राफ कहाँ यूज हो सकता है। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस से दिखा रहा है समय, वाई एक्सिस दिखा रहा है परिमाण, यानी कितना मात्रा। ये दिखा रहा है जो ऊपर वाली लाइन है, ये संसाधन, कि इतना हमारे पास संसाधन है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पे सीमित संसाधन है, यानी हमने संसाधन को एक बता दिया कि यही हमारे पास संसाधन है। समय के साथ मान लिया कि संसाधन कांस्टेंट रह रहा है। मांग क्या है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है संसाधनों की मांग बढ़ेगी। देखिए समय के साथ जनसंख्या संसाधनों की मांग बढ़ रही है। मैंने ये मांग यहाँ पे देखेंगे, आपने मांग कर्व से दिखाया है, तो यहाँ पे मैंने मांग लिख दिया, ये संसाधन है। अब देखिए, जब संसाधन अधिक थे और मांग कम थी तो ये क्षमता के अंदर थे। जो संसाधन कम हुए मांग उसके ऊपर चली गई, यानी ये जो रीजन आएगा, ये रीजन यही होगा कि वहन क्षमता के हम पार चले गए। और वहन क्षमता क्या होगी? ये जो लाइन थी, ये जो लाइन बन रही है आप देखेंगे, ये जो लाइन, ये क्या है? वहन क्षमता हो गई। तो मैंने इसको ग्राफ से समझा दिया कि वहन क्षमता यही है, और सीधे सीधे अब मैं इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगा, वहन क्षमता का क्वेश्चन हो गया। आप देखें इस चीज को, इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है जब वो प्रश्न देखता है, या आपकी सीधे समझ को दिखाती है कि आपने इतना बढ़िया समझ के एक जो चीज है जो पूछा गया उसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया। और दोस्तों ये जो चीज है, अब आप देखिए, जब ये संसाधन होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहां जो संसाधन है, ये जो संसाधन है, ये जब मांग से कम है, ठीक है, मांग से अधिक है, सॉरी, यहां पे मांग, ये संसाधन है और ये मांग का कर्व है। तो जब संसाधन मांग से अधिक है तो जो विकास होता है उसको हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। लेकिन जब मांग अधिक हो गई, यानी आपके पास 4 किलो अनाज है और मांग हो गई 8 किलो अनाज की, अब क्या होगा? संकटग्रस्त विकास, यानी महामारियां फैलेंगी, 50 बीमारियां आएंगी। तो ये समझिए। अब देखिए एक चीज जो हमको समझना है ऐसे प्रश्नों के माध्यम से, ये जो ग्राफ है इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, मान लीजिए आपको जल संकट पे प्रश्न है, ठीक है, कि जल संकट क्यों बढ़ रहा है या फिर जल तनाव क्यों आ रहा है। तो आप क्या बनाएंगे? एक जल संसाधन, कि जल संसाधन हमारे पास इतना है, यहाँ पे आप जल संसाधन दिखा देंगे, और दूसरा दिखा देंगे मांग ये है, फिर दिखा देंगे मांग अधिक हो गई तो यहाँ पे जल संकट या जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप कह देंगे इसको हम कह सकते हैं जल तनाव की ये जो है। इसी तरह से अगर शहरीकरण या फिर शहर में जनसंख्या संबंधित समस्याएं पूछे तो आप बता देंगे कि मांग है, जनसंख्या जब ज़्यादा हो गई, और मांग क्या थी? अलग अलग चीज़ों की मांग थी, राशन हो या फिर ट्रैफिक या फिर सड़कों की मांग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हो। मांग ज़्यादा हो गई लेकिन हमारे पास है कम, तो क्या हो जाएगा? ये जो शहर है, जो विकास है, वो सतत नहीं रह पाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा। तो इस ग्राफ का आप जगह जगह विभिन्न प्रश्नों में यूज करके देखें कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं और इस ग्राफ को समझें। अब मैं चलता हूं सीधे आंसर राइटिंग पे। पारितंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना से तात्पर्य पारितंत्र द्वारा उत्पादित संसाधनों की वह मात्रा है जिसे मानव सतत विकास हेतु उपयोग कर सकता है। तो मैंने कहा पारितंत्र है, पारितंत्र खूब ढेर सारे संसाधनों का उत्पादन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पारितंत्र इकोसिस्टम सर्विसेज, हमने जो इन्वायरमेंट का आखिरी जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था,
खूब ढेर सारी चीज़ें, वायु हुआ, मृदा हुआ, जल हुआ, ये पारितंत्र उत्पादित करता है। और मानव कितना उपयोग कर पाए कि विकास सतत बना रहे, उसी को हम कह सकते हैं पारितंत्र की वहन क्षमता। यानी इतना अगर मानव यूज करेगा तो पारितंत्र अपने वहन क्षमता के भीतर रहेगा। अब मैंने क्या किया, आपने प्रीलिम्स के दौरान बहुत पढ़ा होगा और कोई ये बात को मना नहीं कर सकता है, ठीक है। आप अपनी जो समस्याएं वो कमेंट सेक्शन में से बताते रहें। तो कोई इस बात को मना नहीं कर सकता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की अर्थ ओवरशूट डे के बारे में किसी ने ना सुना हो। नहीं सुना है तो आप एक बार पढ़ें इसके बारे में। तो मैंने अब उसी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और मैंने क्या लिखा, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के पारितंत्र की वहन क्षमता की इसी परिभाषा का उपयोग अपने अर्थ ओवरशूट डे के निर्धारण में करता है, अर्थात वर्ष का वह दिन जब मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली पारिस्थितिक सेवाएं, जल, वायु, मृदा आदि पृथ्वी की उस वर्ष पुनरुत्पादन की क्षमता से अधिक हो जाए। तो मैंने यही बता दिया कि देखिए भाई, जो पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता पूरे वर्ष में है, मान लीजिए पृथ्वी 100 टन ऑक्सीजन उत्पादन करती है और मानव की मांग है 180 टन, तो मान लीजिए 12 महीने में मानव उसको हो सकता है अगस्त में ही खत्म कर दे 100 टन। पृथ्वी की इतनी क्षमता थी, यानी अगस्त के बाद जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो बचा वो क्या होगा, ओवरशूट हो गया, यानी मानव अपनी मांग से आगे निकल गया, पृथ्वी की क्षमता से आगे निकल गया। तो ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का जो अर्थ ओवरशूट डे है उसी को कहता है और मैंने उसी से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए हमारे पास ऑथेंटिसिटी आ गई ऐसा करने से, हमारे पास लॉजिक आ गए और हमने पूरा बढ़िया से डेफिनेशन 70 से 80 वर्ड में समझा दिया और हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा है, किसी भी देश की सतत विकास की योजना बनाते समय इस संकल्पना की समझ किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यही पूछा था। हमने लिख दिया निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है और देखिए क्यों, हमने उसको समझा दिया। पहला, संसाधनों के मानचित्रण के लिए। अब देखिए उसको, इस संकल्पना की समझ जल, खनिज, वायु, कृषि क्षेत्र जैसे संसाधनों की वह सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिसे उपयोग में लिया जाना चाहिए। यानी जब आप किसी क्षेत्र के विकास की परियोजना बनाएंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए आप IAS ऑफिसर बन गए और आप योजना बनाएंगे तो आप कुछ भी जल संसाधन नहीं प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए कोई नदी गई है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये नदी में पूरा जल जा रहा है हम उपयोग कर लें। आप बताएंगे कि भाई नदी में एक इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वही हम उपयोग कर सकते हैं। तो आपने संसाधनों का इस हिसाब से मानचित्रण किया, इस हिसाब से लिमिट बना दिया कि इतना ही हम उपयोग करेंगे। तो ये सतत विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझिए। दूसरा, संसाधन दक्षता हेतु, इसको हम कहते हैं रिसोर्स इफिशियंसी। अब रिसोर्स इफिशियंसी के लिए क्यों ये जो संकल्पना महत्वपूर्ण है, आप ये समझे, आपको पता है कि आपके पास इतने ही संसाधन हैं, ठीक है, लेकिन मांग बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे हमने देखा संसाधन हमारे पास फिक्स थे, मांग बढ़ रही थी। अब क्या करें, मांग की पूर्ति तो करनी है क्योंकि जनसंख्या है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो संसाधन है उसी का रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज करने का प्रयास करेंगे। यानी आप देखें तो हम क्या करेंगे, एक सीमा के पश्चात अधिक मांग पूर्ति हेतु रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज जैसे प्रक्रिया एवं नवाचार के माध्यम से नए विकल्प खोजने के लिए, यानी हम क्या करेंगे, नए अल्टरनेटिव्स लाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उदाहरण मैंने समझा दिया। अब देखिए ये उदाहरण ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत में क्या किया जा रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, चाहे वो ई अपशिष्ट हो, चाहे वो प्लास्टिक अपशिष्ट हो, चाहे वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम हो, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, सब में आप देखेंगे कि विस्तारित उत्पादक, हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बात की जा रही है, यानी जो उत्पादन करता है वो क्या करेगा, वापस जो अपशिष्ट है उसको ले आएगा, उसका पुनर्चक्रण करेगा, ये सब कार्य करेगा। तो मैंने इसको समझा दिया इससे कि संसाधन दक्षता हेतु। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, सतत विकास के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार यह संकल्पना समझना महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मैंने तीसरा पॉइंट लिखा कि मानव विकास बनाम पर्यावरण का जो डिबेट चलता है, जो इसका मुद्दा चलता है, इसके समाधान हेतु, और मैं कहूँगा यह संकल्पना अनिवार्य है कि किस प्रकार संतुलन बनाया जाए। ठीक है, मैंने ये समझाया कि भाई मानव, पर्यावरण और जो आप कह सकते हैं विकास है, ये मुद्दा बहुत चला आ रहा है कि भाई पेड़ काटें कि ऑक्सीजन लें, ठीक है, मतलब सड़कें बनाएं कि ऑक्सीजन लें, है ना। तो ये सब समझिएगा। अब देखिए, तो क्या मैंने बताया, उदाहरण भारत में प्रतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत CO2 व्यापार। मैंने कहा भाई देखो, इसका भी क्या होता है, अल्टरनेटिव हो जाता है। और हम क्या करते हैं, ये जब वहन क्षमता हमें पता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी एग्जामिनर को मान के चलिए कि वो आपसे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, उसको पता है सारी चीज़ें, तो आप जब लिखते हैं तो उसको स्वतः चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बस आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ
लॉजिक से उसको प्रूव करना होता है। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 टन ऑक्सीजन एक जो वन था वो दे रहा था और आपको 100 टन ऑक्सीजन की उपयोग है, आपको इतना आवश्यक है। अब क्या हुआ, आपको उसी वन रास्ते सड़क निकालनी है। सड़क निकालेंगे तो मान लीजिए आपने इतने पेड़ काट दिए कि 20 टन ऑक्सीजन कम हो जाए। अब क्या करेंगे आप, या तो सड़क न निकालें यानी विकास न करें, या तो पर्यावरण को बचाएं। आपके पास दो मुद्दा। तो तीसरा हम क्या कर देंगे, प्रतिपूरक वनीकरण, यानी जितना काटा, मान लीजिए हमने 20 टन के बराबर पेड़ काट दिया, उतना ही अन्य जगह पे पेड़ लगा दें। तो क्या हो जाएगा, प्रतिपूरक वनीकरण हो जाएगा। और इसी के लिए भारत सरकार क्या की है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष, जिसको हम कैंपा कोष बोलते हैं, वो लाई है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये बता दिया। एवं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत CO2 व्यापार, आपने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अगर पढ़ा होगा तो आप उससे समझ सकते हैं कि यह भी इसी पारितंत्र की वहन क्षमता को समझाता है। फिर जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा, अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारित करने हेतु। मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र की सतत विकास की योजना बनानी है। यही प्रश्न पूछा है, आप एक बार प्रश्न फिर से देखें, पूछा है ना, किसी क्षेत्र के या किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो अब ये देखिए, आप किसी क्षेत्र के आप विकास की योजना बनाएंगे तो आपको यह भी तो समझना होगा कि यह क्षेत्र इतनी ही जनसंख्या को संसाधन दे सकता है, इतनी ही लिमिट दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने वही समझाया है। उदाहरण, वर्तमान शहर टोक्यो, मुंबई, दिल्ली आदि जनसंख्या समस्या से ग्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे पारिस्थितिक वहन क्षमता की जो संकल्पना है उसको नहीं समझा गया। और मैंने यही समझाया कि ये शहर इस समस्या से ग्रस्त हैं और इसी समस्या का अगर आपको समाधान करना है तो अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारित करनी होगी। और अनुकूलतम जनसंख्या के लिए आपको यह जो संकल्पना है इसको समझना अनिवार्य होगा। अब देखिए, इसको मैंने एक ग्राफ से समझा दिया। मैं थोड़ा जूम करता हूं, ग्राफ आप देखें। ये है, देखिए मैंने क्या बताया, एक एक्स एक्सिस पे जनसंख्या कर्व की जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या का जो मात्रा है वो लिख दिया। दूसरा लिख दिया मैंने वाई एक्सिस पे संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास को आप कई मात्राओं से देख सकते हैं। आप GDP से चाहे तो चेक कर सकते हैं संसाधनों का विकास, पर कैपिटा इनकम से चेक कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से चेक कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर जाएंगे तो मानव विकास बढ़ रहा होगा, और जनसंख्या के डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, तो जनसंख्या बढ़ रही होगी। और मैंने ये कर्व बना दिया उल्टा यू शेप। यू शेप कर्व बनाने का मेरा तात्पर्य है कि एक फिक्स जनसंख्या, आप देखिए आपने जनसंख्या वृद्धि आपने की, तो आप ये समझिए इस जो लिमिट है, इस लिमिट के बाद अब जनसंख्या वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, विकास घटना चालू हो जाएगा। अगर आप कर्व समझ पा रहे हैं, और जो नहीं समझ पा रहा है उसके लिए आवश्यकता नहीं है कर्व डालने की, लेकिन जो समझ पाए, जो चाहता है, जो कंफर्टेबल है कि मैं वो कर्व यूज करूं और उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा गेन करना है, तो कृपया कोशिश करें समझने की। मैं भी कोशिश करता हूं समझाने की। तो देखिए क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का विकास बढ़ रहा है, उल्टा यू शेप कर्व है। यहां तक जनसंख्या बढ़ रही थी, देखिए जो मैंने पॉइंट ये लाइन खींची है, यहां तक जनसंख्या बढ़ रही थी तो संसाधनों का विकास भी बढ़ रहा था, लेकिन जनसंख्या एक लिमिट के ज्यादा बढ़ने लगी। ये लिमिट थी, इसके ज्यादा बढ़ने लगी। अब संसाधनों का विकास घटने लगा, यानी विकास संकटग्रस्त हो गया। और इसी को हम बोलते हैं, जहां पे ये उल्टा यू शेप कर्व शुरू हुआ था, इसी को बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। यानी इतनी ही जनसंख्या किसी क्षेत्र के अनुकूलतम है। इससे ज्यादा जनसंख्या उस क्षेत्र में अगर आएगी तो क्या होगा, वह क्षेत्र समस्याग्रस्त हो जाएगा। और ये जो अनुकूलतम जनसंख्या, ये क्या बताता है, ये वही बताता है पारिस्थितिक वहन की क्षमता। ठीक है, आप इससे समझें, ये क्या बता रहा है, अनुकूलतम जनसंख्या पारिस्थितिक वहन की क्षमता बता रहा है। अब जो 5वां मेरा पॉइंट है वो क्या है, मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान हेतु। ठीक है, क्यों भाई, जब हम किसी क्षेत्र का विकास करते हैं, मान लीजिए आपको मान लीजिए पेंच वन अभ्यारण्य में कुछ प्रोजेक्ट चलाना है, तो वहां से क्या होगा, आप क्या करेंगे, या तो बाघों को भगा दें, या तो जो जनजातियां रहती हैं हरिया गरिया उनको भगा दें। आपको क्या करना है, इस जो संघर्ष है, अब आप भगाएंगे, मान लीजिए आपने वन काट दिए, बाघों को भगा दिया वहां से, तो बाघ क्या करेंगे, मानव बस्तियों में घूमेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तो क्या होगा, मानव वन जीव संघर्ष बढ़ेगा। सब ये लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो मैंने बताया इस समस्या का समाधान करने के लिए भी वहन क्षमता का सिद्धांत समझना अनिवार्य है। देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पर संरक्षण का सांस्कृतिक मॉडल गिर वन में शेरों एवं मालधारी जनजाति के सहयोगपूर्ण तरीके को दर्शाता है। सहयोगपूर्ण वास तरीके को, यहाँ पे वास लिखना छूट गया। यह भी वहन क्षमता की सीमा पर आधारित है, क्योंकि सीमित वन मानव एवं शेर दोनों हेतु अनिवार्य है। तो मैंने ये समझाया, देखिए होता क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मालधारी जनजाति गिर वन में निवास करती है और
गिर वन में वो लोग निवास करते हैं और शेरों के संरक्षण में वो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतलब इनका मानव वन जीवों का संघर्ष नहीं है, दोनों सहयोग सहजीविता से रह रहे हैं। तो उसी को मैंने समझा दिया कि ये जो आपको वहन क्षमता पता चल जाएगी तो ये कैसे ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई देखो शेर है उसके लिए भी वन अनिवार्य है, क्योंकि वन सीमित है और उसके लिए भी अनिवार्य है। और हमारी भी जो रहन सहन है, जो गिर जनजाति को पता है कि हमारी भी जो रहन सहन है वो भी वन के लिए इंपॉर्टेंट है। वन हमारे लिए भी जरूरी है, वन शेर के लिए भी जरूरी है। तो क्या किया जाए, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की रणनीति अपनाई जाए, तो इसलिए भी अनिवार्य है। तो ये देखें, अब मैंने दोस्तों क्या किया, एक छोटी सी केस स्टडी भी किनारे इंक्लूड कर दी, जो कि 1 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और केस स्टडी कुछ नहीं है, सिंपल है, आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि जब हम वहन क्षमता को नहीं समझ पाते हैं तो कितनी बड़ी समस्या होती है, वही मैंने दर्शा दिया। देखिए केस स्टडी, हाल ही में दिल्ली की वायु अपनी प्रदूषण वहन क्षमता की सीमा को पार कर गई थी। सबको पता है, सब लोग ये चीजें जानते हैं, बस लिखने आना चाहिए। और ये लिखना कैसे आएगा, आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे। नॉक्स, सॉक्स, PM 2.5, PM 10 जैसे पार्टिकल की वृद्धि ने मानवीय स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला, जिसे देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और D1 आदि लागू किए गए। तो मैंने ये समझा कि ये सब लागू किया गया ताकि फिर से जो वायु अपनी जो वहन क्षमता से बाहर चली गई थी उसको फिर से उस लिमिट के अंतर्गत लाई जा सके। यानी अगर आप ग्राफ से समझे तो ये जो वायु की सीमा थी, वायु के प्रदूषण को रखे जाने की सीमा थी, वो समाप्त हो गई थी। और मानव की मांग इतनी कर रहा था मानव, अब वापस डिमांड कम करने के लिए मानव ने क्या किया कि भाई ऐसा है और D1 ये सब लागू किया जाए। तो मैंने इस तरह से एक केस स्टडी भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी। अब आएगा निष्कर्ष, क्योंकि मेन बॉडी हमारा समाप्त हो गया है। तो निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे कि भैया ये सतत विकास के लिए जो संकल्पना है बहुत ही अनिवार्य है। और देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि वहन सीमा की संकल्पना मानव जीवन की उत्तरजीविता हेतु अनिवार्य है। क्योंकि भैया अगर आपने यह नहीं समझा वहन सीमा की संकल्पना, तो आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपने पहाड़ों पर रोड बना दिए तो क्या होंगे, वहां पे भूस्खलन होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वहन क्षमता कितनी है। जिसे देखते हुए भारत में वहन सीमा आधारित प्रक्रियाएं नीति निर्माण का प्रमुख अंग बन रही हैं तथा EIA, ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, आपने पढ़ा होगा इसको इन्वायरमेंट सेक्शन में, विकास परियोजनाओं में अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैंने इस तरह से करके बताया कि भारत में वहन सीमा की जो संकल्पना है उसको बहुत ही नीति निर्माताओं ने उपयोगी रूप दिया है। और इसको महत्व देते हुए नीति निर्माताओं ने EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस को अनिवार्य बना दिया है। अब आप चाहें तो केस स्टडी, मान लीजिए आपको ये नहीं याद है तो आप चाहें तो EIA का कोई केस स्टडी एक छोटा सा लिख सकते हैं कि EIA फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट से भारत में लागू की गई, और इसके माध्यम से आप एक बता सकते हैं कि यह बैलेंस करती है पर्यावरणीय वहन क्षमता को। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फिर से मैं कहूँगा, अगर कुछ चीज़ें, कुछ डाटा, कुछ आंकड़ा इसमें छूटा हुआ हो तो आप इस चीज़ को समझें कि ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। ज्ञान आप उड़ेलें, उससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस्ड रहें, टू द पॉइंट आंसर करें। क्या पूछा है, 1-2 पॉइंट कम अधिक चलते हैं, संरचना पर जोर दें। इसको ध्यान में रखें कि किसी भी उत्तर की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को भी बताएं कि आपको क्या समस्याएं हो रही हैं तैयारी के दौरान। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें, या फिर हम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जिस पे आपकी चीज़ों का समाधान हो सके। धन्यवाद।